हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है मेरे न्यू चैनल में जिसका नाम है जियो स्टडी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। फर्स्ट पार्ट है वो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, तो ये उसका सेकंड पार्ट है। ये जो वीडियो है ये 11th क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी यानी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के फर्स्ट चैप्टर का ही सेकंड पार्ट है। फर्स्ट चैप्टर यानी कि भूगोल एक विषय के रूप में, भूगोल एक विषय के रूप में अध्याय फर्स्ट, उसी का ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट में मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि भूगोल का विकास कैसे हुआ है और भूगोल क्या है, भूगोल एक वैज्ञानिक विषय क्यों है, इसमें क्यों, कहाँ और क्या क्या प्रयोग होता है, इसलिए इसे वैज्ञानिक विषय कहा जाता है। और भूगोल किस प्रकार से उसका विकास हुआ है और भूगोल की शाखाओं को बताने से पहले वीडियो में मैंने थोड़ा सा डीप नॉलेज के लिए ये भूगोल की शाखाओं के रूप में कैसे विभक्त हुआ है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो फिर चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था कल कि भूगोल जो है वो दो शाखाओं में विभक्त है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। और मैंने आपको कल पिछले वीडियो में द्वैतवाद के बारे में बताया था कि द्वैतवाद क्या होता है, ड्यूलिज्म क्या होता है। उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ड्यूलिज्म क्या होता है कि जब यूनान जो था यानी ग्रीक, तो जो ज्योग्राफी है वो वहां से स्टार्ट हुई थी, यानी ज्योग्राफी का विकास जो है उसमें ग्रीक वैज्ञानिकों का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। वहीं से जो है वो, जैसे कि मैंने आपको कल बताया कि इरेटोस्थनीज थे, उन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द दिया था, तो वो यूनान के थे। तो वहीं से जो ज्योग्राफी है उनका ओरिजिन हुआ है, वहीं से ज्योग्राफी का विकास हुआ है। तो इस विकास हुआ है उस जर्नी के अकॉर्डिंगली क्या है कि जब ज्योग्राफी का विकास हुआ था तो वो एक पृथ्वी मात्र के लिए थी, यानी वो भूगोल का अध्ययन था, यानी पृथ्वी का ही अध्ययन था, पृथ्वी का वर्णन था। उसके बाद में धीरे धीरे ज्योग्राफी में इनोवेशन हुए। तो 17वीं शताब्दी में क्या हुआ कि द्वैतवाद आया। पहले जो है वो ज्योग्राफी को ये समझा जाता था कि भाई ज्योग्राफी जो है वो नदियों का, पर्वत का, पहाड़ का, सूर्य का, ये सारी जो चीजें हैं ये वर्णन है, यानी पृथ्वी को जो है वो एक समझा जाता था, एक यूनिट समझा जाता था। उसको प्रादेश के अनुसार उसका वर्गीकरण नहीं किया जाता था। फिर जब द्वैतवाद आया तो उन्होंने ये बताया कि द्वैतवाद में ये वॉरेनियस ने ये पक्ष रखा कि पृथ्वी जो है वो एक इकाई के रूप में तो है, बट उसको प्रादेशिक तौर पे भी उसमें विभिन्नताएं पाई जाती है। यानी अगर हम अक्षांशों को देखें तो अक्षांश जो है वो हर एक अक्षांश की अलग एक वैरायटी है, अलग उसका वेरिएशन है। यानी हर एक अक्षांश पर 0 डिग्री अक्षांश पे आप देखेंगे तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, वहीं पे 90 डिग्री अक्षांश पे आप देखेंगे तो वहां पर टेम्परेचर माइनस में चला जाता है। तो ये वेरिएशन है। सो पृथ्वी में जो है वो हर एक प्रदेश में वैरायटी देखने को मिलेगी। जैसे कि हम भारत की ही बात करें तो भारत में ईस्ट में देखे जाए तो ईस्ट में और वेस्ट में कितना फर्क है। ईस्ट में देखा जाए तो वहां पर थोड़ी सी क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी है, वहां पर ना मतलब वहां पर ठंडक पाई जाती है, वहां पर माउंटेन्स हैं, वहां पर पठार है, जैसे कि गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां हैं। और वहीं पे वेस्ट में देखा जाए तो यहाँ पर रेगिस्तान है, थार का रेगिस्तान है। वहीं पे नॉर्थ में देखा जाए तो वहां पर कंचनजंगा, ये सारी पर्वत श्रेणियां है, कैलाश पर्वत है और जास्कर है, लद्दाख श्रेणियां हैं। और वहीं पर साउथर्न साइड में देखा जाए तो प्रायद्वीपीय भाग है जो कि चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो ये वेराइटीज है। तो भूगोल जो है वो पृथ्वी को एक यूनिट तो मानता है, बट उसके उसके अलावा भी भूगोल जो है वो हर एक प्रदेश को भी जानना जरूरी है। तो इसलिए द्वैतवाद आया। द्वैतवाद में भूगोल को दो शाखाओं में बांटा। इस द्वैतवाद की शुरुआत वॉरेनियस ने 17वीं शताब्दी में की थी।
सबसे पहले आया था सामान्य भूगोल यानी कि जनरल ज्योग्राफी। यह संपूर्ण विश्व को एक इकाई के रूप में अध्ययन कराता है, यानी पूरी पृथ्वी को एक मानता है। विशिष्ट भूगोल यानी स्पेशल रीजनल ज्योग्राफी, इसके अंतर्गत मुख्य विशेष देशों तथा विश्व प्रदेशों का अध्ययन किया जाता है, यानी हर एक पर्टिकुलर जगह को अलग मानकर उसका उस जगह का अध्ययन किया जाता है। फिर आया खंड भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल। अब जब वॉरेन ने 17वीं शताब्दी में ये लेकर गए तो उसमें थोड़ा सा और चेंजेस आया, ज्योग्राफर्स ने और रिसर्च की। तो उस रिसर्च में हम्बोल्ड और रीटर का नाम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम ज्योग्राफी पढ़ें तो अगर ज्योग्राफर्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट महत्वता के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है हम्बोल्ड और रीटर का। हम्बोल्ड जो है उन्होंने जगह जगह जाकर और रिसर्च के द्वारा जो भी डाटा कलेक्ट हुआ, जो भी ज्योग्राफी में उन्होंने इनोवेशन किया। और रीटर जो थे वो आराम से उनको आराम कुर्सी का भूगोलवेत्ता कहा जाता था। तो उन्होंने अपने भी उनको मिला तो उससे उन्होंने अपना एक पक्ष रखा। तो हम्बोल्ड और रीटर का जो ये मतभेद था उसमें एक और पक्ष सामने आया जिसे कहते हैं क्रमबद्ध भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल। क्रमबद्ध भूगोल में क्या होता है, क्रमबद्ध भूगोल दिया था हम्बोल्ड ने और प्रादेशिक भूगोल बताया था रीटर ने। हम्बोल्ड और रीटर के काल के में इस द्वैतवाद को क्रमबद्ध बनाम प्रादेशिक भूगोल के नाम से जाना गया। भूगोल अध्ययन एक मतभेद रहित यानी बिना मतभेद के अंतर शिक्षण यानी इंटरडिसिप्लिन विषय है जिसकी दो मुख्य प्रमुख उपागम है। सबसे पहला कौन सा है, विषय वस्तुगत क्रमबद्ध उपागम। ये जो सारी ये जो नोट्स हैं वो आपकी एनसीईआरटी बुक में आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। ये आपकी एनसीईआरटी बुक में से ही मैंने बनाए हैं। तो ये आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है हम्बोल्ड एंड रीटर के बाद में विषय वस्तुगत उपागम के बारे में और प्रादेशिक उपागम के बारे में, जहाँ पर भूगोल की शाखाएं लिखा हुआ है उसी के नीचे आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। इस जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ड यानी द्वारा प्रवर्तित किया गया है। ये जो उपागम दिया है ये किसने दिया है, जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ड ने। अलग अलग स्कूल्स थी, अलग अलग ज्योग्राफर्स थे जिनका कंट्रीब्यूशन ज्योग्राफी में महत्वपूर्ण रहा है। हम्बोल्ड का जो है वो कंट्रीब्यूशन ज्योग्राफी में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहा है। फिर है प्रादेशिक उपागम। इसका विकास हम्बोल्ड के समकालिक यानी दोनों समकालिक थे दूसरे जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रीटर ने। देखो दोनों के सम देख लो आप। तो ये समकालिक ही थे लेकिन मृत्यु तो लमसम एक ही ईयर में हुई है। तो ये समकालिक थे और रैटजेल आए। हम्बोल्ड और रीटर के बाद में रैटजेल आए। उन्होंने मानव भूगोल को जो है वो मानव भूगोल के पक्ष में बहुत सारे अपने तर्क दिए और फिर एक थ्योरी आई भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल द्वैतवाद। मानव भूगोल द्वैतवाद में क्या था कि कुछ जो ज्योग्राफर्स थे वो ये सोचते थे कि पृथ्वी जो है वो प्रकृति जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी प्रकृति जो है वो लीड कर रही है। प्रकृति है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। प्रकृति के द्वारा ही सब कुछ निश्चित होता है। प्रकृति ही हमें देती है और प्रकृति ही हमसे वापस छीन लेती है, यानी प्रकृति ही सबसे सर्वोपरि है। लेकिन रैटजेल का मानना था, रैटजेल ने इस थ्योरी को चेंज किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य का भी कंट्रीब्यूशन हम कम नहीं समझ सकते क्योंकि मनुष्य ने खुद के एनवायरनमेंट को भी डेवलप किया है। मनुष्य का भी खुद का एक वर्चस्व रहा है। उसने खुद में अनुकूलता के साथ में कुछ मॉडिफिकेशन भी किया है। जैसे कि मैंने पिछले आपको क्लास में कहा था कि मनुष्य ने खुद के अकॉर्डिंगली खुद को मॉडिफाइड भी किया है और एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली खुद को फ्लेक्सिबल, मतलब देखा जाए तो मानव काफी फ्लेक्सिबल है। उसने खुद को मॉडिफाइड भी किया है और खुद को चेंज भी किया है।
तो इस तरह से द्वैतवाद आया, जिसमें है भौतिक भूगोल बनाम मानव भूगोल। भौतिक भूगोल को सपोर्ट करने वाले यानी भौतिक भूगोल के पक्ष में नियतिवादी थे, इसको नियतिवाद भी कहा जाता है। नियतिवादी जो थे वो थे हेकेटियस, हम्बोल्ट। इन्होंने प्रकृति को सर्वोपरि माना, लेकिन हेरोडोटस, स्ट्रेबो, रीटर और सबसे ज्यादा इसमें मानव भूगोल में एक विषय के रूप में बदलने का श्रेय जाता है रेडजेल को, तो उनका कंट्रीब्यूशन भी सबसे ज्यादा है। फिर है भूगोल की शाखाएं, विषय वस्तुगत एक क्रम दो पदम के आधार पर। इसमें जो भौतिक भूगोल है उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है भू-आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा विज्ञान। 4 इसकी उपशाखाएं हैं। भौतिक भूगोल को भी उपशाखाओं में बांटा गया, जिसे भू-आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान और मृदा विज्ञान या मृदा भूगोल कहा गया। ठीक है, भू आकृति विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं? भू आकृतियों के विज्ञान में हम यह भू आकृति उन क्रमबद्ध उनके क्रम विकास तथा उस संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन कराता है। इसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, भू आकृति विज्ञान। भू आकृति विज्ञान में क्या बताया जाता है कि स्थलाकृतियां यानी पर्वत है, पठार है, मैदान है, तो ये क्या है? लैंडफॉर्म्स यानी उच्चावच या फिर इसको कह सकते हैं स्थलाकृतियां, अलग अलग तरीका की। तो उनके विकास क्रम यानी वो कैसे बने और उनसे संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन, यानी वो कैसे बने हैं ये प्रक्रिया, यानी नदी है, सॉरी पर्वत है तो वो अब क्या हो रहा है? अब अनाच्छादन हो रहा है। अनाच्छादन का क्या मीनिंग है? अपर्दन, अपक्षय, अपर्दन और परिवहन। उनके द्वारा क्या होता है कि नदी जो है वो अपना कार्य करती है और पर्वत को काटने का कार्य करती है, और फिर काट करके फिर मिट्टी जाके कहाँ पर डिपॉजिट कर देती है? समुद्र के पास या फिर समुद्र के अंदर। तो वो क्या करती है? एक लैंडफॉर्म बनाती है, जैसे कि पर्वत को काटती है और मैदानों को बनाती है। तो वो क्या कर रही है? प्रक्रिया कर रही है, जिससे कि लैंडफॉर्म बनते हैं। और उनका विकास यानी पर्वत जो है वो पहले लंबे होते हैं, फिर उनमें इरप्शन होता है, वो कटते हैं, उनका अपरदन होता है और वो क्या बनते हैं? वो कटते जाते, छोटे होते जाते हैं। तो ये उनका विकास क्रम है। जलवायु विज्ञान में क्या होता है कि हमारा वायुमंडल है, तो वायुमंडल में कौन कौन से घटक हैं, कौन कौन सी गैसें विद्यमान है, वायुमंडल की संरचना क्या है, वायुमंडल में कौन कौन सी लेयर पाई जाती है, फिर उनमें मौसम कैसा होता है, मौसम के लिए उत्तरदायी तत्व कौन कौन से हैं, और मौसम तथा जलवायु के लिए तत्व आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है जलवायु विज्ञान में। ठीक है, क्लाइमेटोलॉजी। फिर है जल विज्ञान, धरातल के जल परिमंडल यानी कि समुद्र, नदी, झील, ये सारे का मानव तथा जीवों पर प्रभाव का अध्ययन, यानी समुद्र का, नदियों का, झीलों का मानव जाति पर क्या या जीवों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका अध्ययन हम क्या करते हैं? जल भूगोल में यानी ओशियोनोग्राफी में। फिर है मृदा भूगोल। ये मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया है, मिट्टी के प्रकार और वितरण यानी मिट्टी कैसी बनेगी, जैसे कि काली मृदा कहाँ पर बनती है, जहाँ पर काली मृदा कहाँ पर बनती है? जहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन होगा, जहाँ पर बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाएंगी, वहां पर कौन किस तरह की मृदा पाई जाएगी? काली मृदा। जहाँ पर आग में चट्टानें पाई जाती है वहां पर काली मृदा पाई जाती है वॉल्केनिक इरप्शन के कारण। और जहाँ पर ऑक्साइड होगी मृदा, तो वहां पर लाल मिट्टी पाई जाएगी। तो ये मृदा का निर्माण जो है वहां पर उपस्थित उन घटकों के ऊपर निर्भर करता है, तो वो किस प्रकार की मृदा है और उनका वितरण किस प्रकार से और उनका उपयोग किस प्रकार से किया जा सकता है। उपयोग कैसे होगा? जैसे कि काली मृदा है, तो काली मृदा पर सबसे ज्यादा अच्छी खेती की जाती है कपास की। तो कपास कहाँ पर पाई जाती है? जहां पर काली मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, जो हमारी शाखा है वो है मानव भूगोल यानी ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन सी शाखाएं, उप शाखाएं हैं? जैसे कि है सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल,
सामाजिक और सांस्कृतिक भूगोल, इसमें क्या होता है, स्थानिक प्रादेशिक का गत्यात्मक यानी चलने वाला जो अभी चल रही संस्कृति बन रही है, और प्रदेशों का गद्यात्मक यानी जो सिटीज होती है उनकी अवस्थाएं होती है वो डेवलप हो रही होती है, संस्कृति होती है वो भी डेवलप हो रही होती है, तो उनके तत्वों का अध्ययन की संस्कृतियां कैसे बनी है, ह्यूमन्स का विकास कैसे हुआ है, ये सारी चीजें। फिर है जनसंख्या तथा अधिवास भूगोल, नगर कैसे बने हैं, नगरों की जनसंख्या वृद्धि, उसका वितरण और घनत्व, और उनके प्रतिरूप, यानी आपने देखा होगा तारा प्रतिरूप, इस प्रकार के ना प्रतिरूप तो बस्तियों में देखे जाते हैं, तो उन सबका अध्ययन हम अधिवास भूगोल में करते हैं। आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल में मानव की आर्थिक क्रिया, जैसे कि वो अपने जीवन निर्वाह के लिए कृषि करता है, उद्योग स्थापित करता है, पर्यटन करता है, व्यापार करता है, आदि सेवाओं, तो इसका अध्ययन किसमें किया जाता है, आर्थिक भूगोल में। फिर है ऐतिहासिक भूगोल, इन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन जो क्षेत्र को संगठित करती है, घटनाएं हो चुकी हैं जिसके ऊपर ज्योग्राफी डिपेंड करती है, वो सारी चीजें जो है वो ऐतिहासिक भूगोल यानी हिस्ट्री, जैसे कालीबंगा है उसकी मोहनजोदड़ो चुकी है, फिर हम उसकी स्टडी करते हैं तो वो किस में आ जाएगी, ऐतिहासिक प्रक्रियाओं में। फिर है राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल क्या करता है, सीमाओं, निर्वाचन क्षेत्र, चुनाव परिदृश्य, राजनीतिक व्यवहार का सैद्धांतिक विश्लेषण करता है, यानी सिद्धांत के अनुसार विश्लेषण करता है राजनीतिक व्यवहार का, चुनाव के परिदृश्य कैसे होंगे इस क्षेत्र में, राजनीतिक भूगोल के अंदर। फिर है जीव भूगोल यानी बायोज्योग्राफी, बायोज्योग्राफी में क्या होता है, भौतिक भूगोल बनाम बायोभूगोल के अंतरपृष्ठीय यानी इंटरफेस के फलस्वरूप उसका अभ्युदय हुआ, यानी जब हम हैं जीव भूगोल, ठीक है, तो अब इसको मैंने थोड़ा सा सारणीबद्ध तरीके से किया है, ये आपको एनसीईआरटी की आपकी बुक में सारणी मिल जाएगी, ये सारणी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसको अच्छी तरीके से देखना है, ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आ चुके हैं, सो ये आपको थोड़ा सा और डिटेल में देखना पड़ेगा, ये तो मैंने आपको एक ब्लॉग के वे में बताया है, बट ये आपको आपकी बुक में थोड़ा सा अलग वे में दिखेगा, ये आपको स्टडी के वे में थोड़ा सा सरल करने के लिए मैंने इसको इस तरह से बनाया है, ये क्रमबद्ध उपागम के आधार पर भूगोल की शाखाएं हैं, ठीक है, और ये अंतरपृष्ठीय जीव भूगोल भूगोल की शाखाएं, ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है भौतिक भूगोल, मैंने बताया आपको, जिसमें है भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, जल विज्ञान, मृदा विज्ञान। फिर है सिद्धांत और दर्शन शास्त्र, सिद्धांत और दर्शन शास्त्र में कौन सा आएगा, भौगोलिक चिंतन और मानव परिस्थितिकी, ठीक है। फिर आएगा विधि, विधि और तकनीकी, हर एक जो साइंटिफिक सब्जेक्ट है उसमें तकनीक तो आती है, उसमें आ जाएगा मानचित्र, क्षेत्रीय सर्वेक्षण जो कि फील्ड सर्वे आपसे करवाया जाता है, फिर है मात्रात्मक तकनीकी, फिर है भू सूचना यानी जीआईएस, जीपीएस और ये एलआईएस, इसमें क्या होता है कि जो भी रिमोट सेंसिंग है या फिर जो भी हम सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं उनके बारे में, हम जो मानचित्र बना रहे हैं उनके बारे में, मानचित्र कला, प्रक्षेप का निर्माण कैसे हुआ है और स्केल्स, ये सारी चीजें किसमें आ जाएगी, विधि और विधि तकनीकी तथा विधि तथा तकनीकी के अंदर। फिर है मानव, मानव भूगोल में कौन कौन सी चीजें आएगी, सामाजिक और सांस्कृतिक, जनसंख्या बस्ती, ग्रामीण और नगरीय दो प्रकार की जनसंख्या बस्ती होती है, फिर है ऐतिहासिक, फिर है राजनीतिक, फिर है आर्थिक, आर्थिक में हो जाएगा कृषि, पर्यटन, उद्योग और सेवाएं, व्यापार, परिवहन, ठीक है। फिर है अंतरपृष्ठीय जीव भूगोल, इसमें पादप भूगोल आ जाएगा, प्राणी भूगोल आ जाएगा, पारिस्थितिकी भूगोल आ जाएगा, पर्यावरण भूगोल आ जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बता देती हूँ जो कि पहले के आ चुके हैं मानव भूगोल की शाखाओं के लिए, ठीक है, शाखाओं के लिए ये फर्स्ट ग्रेड का क्वेश्चन है, 2015 का है, कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूं मैं जिससे कि आपको हेल्प मिले कि भाई इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं और इसको क्यों पढ़ना इम्पोर्टेंट है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये वीडियो देख रहे हो तो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा।
तो ये जो क्वेश्चन है वो 2015 का है और ये पहले आ चुका है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक मानव भूगोल की शाखा नहीं है। ठीक है, तो सामाजिक भूगोल है हमने देखा, राजनीतिक भूगोल है हमने देखा, अधिवास भूगोल है हमने देखा, पर पर्यावरण भूगोल नहीं है। पर्यावरण भूगोल किसकी है, देखिए वापस चेक कीजिए सारणी में। तो पर्यावरण भूगोल किस में आ जाती है, जलवायु विज्ञान में भी आ सकता है थोड़ा सा पार्ट और मानव पारिस्थितिकी में भी आ सकता है। ठीक है, तो ये जो है ये मानव भूगोल का नहीं है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, अच्छा पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि देखो उससे क्वेश्चन भी आ चुका है कि भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया, तो सबसे पहले प्रतिपादन किसने किया था, इरेटोस्थनीज ने। किसने किया था, इरेटोस्थनीज ने। तो ये क्वेश्चन आ चुका है। फिर एक ये भी क्वेश्चन आया है, देखो अभी मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन बताया कि सामान्य भूगोल वर्सेस विशिष्ट भूगोल के रूप में विभाजित किया गया। किसके द्वारा किया गया, सर्वप्रथम देखिए क्या नेम आया है, 17वीं शताब्दी में किसने किया था, वॉरेनियस ने। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वॉरेनियस। ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, ये फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन है। तो ये है एपी का यानी असिस्टेंट प्रोफेसर का 2021 का। ठीक है, तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे इसके भूगोल की क्षेत्र यानी भूगोल जो है वो किस प्रकार से दूसरे जो सब्जेक्ट है उससे रिलेट है करता है, यानी भूगोल के क्षेत्र। अब ये मैं आपको क्यों पढ़ा रही हूँ, ये भी आपकी जो ज्योग्राफी है उसकी टेक्स्ट बुक्स में आपको एक गोल सा ओवल शेप का एक डायग्राम बनाया हुआ है। इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाइड करके अच्छे तरीके से बताया है ताकि आप वो अच्छे तरीके से रीड कर सके। इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं तो आप इस सारणी को भी अच्छी तरीके से देखना है। सो मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर लेती हूँ। भूआकृति विज्ञान किससे जुड़ा हुआ है, भू विज्ञान से। जलवायु विज्ञान किससे जुड़ा हुआ है, मौसम विज्ञान से। जल विज्ञान किससे जुड़ा हुआ है, जल विज्ञान तथा समुद्र विज्ञान से। मृदा विज्ञान किससे जुड़ा हुआ है, मृदा विज्ञान, मृदा भूगोल किससे जुड़ा है, सॉरी मृदा विज्ञान से। पादप भूगोल किससे, पादप वनस्पति विज्ञान से। प्राणी भूगोल किससे जुड़ा हुआ है, प्राणी विज्ञान से। मानव भूगोल किससे जुड़ा हुआ है, पारिस्थितिकी विज्ञान से जुड़ा हुआ है, को रिलेटेड है। ठीक है, पर्यावरण भूगोल किससे जुड़ा हुआ है, पर्यावरण विज्ञान से। सांस्कृतिक भूगोल किससे जुड़ा हुआ है, मानव शास्त्र से। ठीक है, सामाजिक भूगोल समाज शास्त्र से। भौगोलिक चिंतन किससे, दर्शन शास्त्र से। ऐतिहासिक भूगोल किससे जुड़ा हुआ है, इतिहास से। ठीक है, सभ्यताओं का वर्णन हमें किस में मिलता है, इतिहास में मिलता है, तो वो इतिहास से जुड़ा हुआ है। राजनीतिक भूगोल राजनीति शास्त्र से। जनसंख्या भूगोल जनांकिकी से, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थिक भूगोल अर्थशास्त्र से। भूगोल में परिणात्मक प्रविधि आर्थिक सांख्यिकी से। गणित एवं भौगोलिक खगोलीय भूगोल किससे जुड़ा हुआ है, गणित एक खगोलिकी से। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये अभी 2026 का ही क्वेश्चन है। अभी जो रिसेंट फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हुआ है 2026 में उसका ये क्वेश्चन है। इसमें देखो क्वेश्चन कैसे बनाया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नहीं है, उसमें ये है व्यवहारवादी भूगोल। ठीक है, जो मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है, या अंतरायी की विषय यानी कैसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये मानव भूगोल की उप शाखाएं हैं। तो सबसे पहले कौन सा है, व्यवहारवादी भूगोल। ठीक है, ये किससे जुड़ा हुआ है, मनोविज्ञान से जुड़ा हुआ है। व्यवहारवादी क्या होता है कि व्यवहारवाद ये जो है ये साइकोलॉजी में भी आता है। गेस्टॉल्टवाद आपने सुना हुआ हो, गेस्टॉल्टवाद वो उसी से रिलेटेड है।
सो ये आपको ज्योग्राफी में भी मिलेगा और ये आपको मनोविज्ञान में भी मिलेगा। ठीक है, फिर दूसरा है सांस्कृतिक भूगोल, जो कि है मानव शास्त्र से जुड़ा हुआ है। अभी देख लेते हैं सांस्कृतिक भूगोल किससे जुड़ा हुआ था। सांस्कृतिक भूगोल मानव शास्त्र से जुड़ा हुआ है, ये रहा। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा दर्शन शास्त्र या मनोविज्ञान। अगर हम देखें तो भौगोलिक चिंतन किससे जुड़ा हुआ होता है। भौगोलिक चिंतन की ही शाखा है मानव व्यवहारवाद। ठीक है, तो वो किससे जुड़ा हुआ है, दर्शन शास्त्र से। और मनोविज्ञान जो है वो दर्शन शास्त्र के से ही उद्गमित है। सो वो किससे जुड़ा हुआ है, मनोविज्ञान से। यानी व्यवहारवाद किससे जुड़ा हुआ है, मनोविज्ञान से। इसका आंसर ये मिल गया। फिर है चिकित्सा भूगोल, चिकित्सा भूगोल जनांकिकी से। ठीक है, फिर निर्वाचन भूगोल, निर्वाचन भूगोल सेफोलॉजी। सेफोलॉजी क्या होता है, चुनाव विज्ञान को कहते हैं। ये इंग्लिश में दे रखा है, बट ये हिंदी में इसको चुनाव विज्ञान कहा जाता है। तो निर्वाचन भूगोल चुनाव विज्ञान से जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो फिर ये इस तरह से चुनाव विज्ञान जो है वो सेफोलॉजी से जुड़ा हुआ है। तो आंसर इसका क्या हो गया, चिकित्सा भूगोल। चिकित्सा भूगोल जो है वो जनांकिकी से नहीं जुड़ा हुआ है। चिकित्सा भूगोल चिकित्सा विज्ञान से जुड़ा हुआ होता है। और जनांकिकी के साथ कौन सा जुड़ा हुआ होता है, जनसंख्या भूगोल। जनांक के साथ जनसंख्या भूगोल जुड़ा हुआ है। सो इसमें से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। सो आप थोड़ा सा इन दोनों सारणियों को, एक तो ये वाली सारणी, ठीक है, और एक ये वाली सारणी, इन दोनों सारणियों को अच्छी तरीके से देखिएगा। आपके एनसीईआरटी बुक में भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, उसमें भी देखिएगा। और इसमें भी अगर आपको नोट्स के वे में देखना है तो इसमें भी आप एक बार देखिएगा और इस सारणी को अच्छी तरीके से याद करिएगा। इसमें एपी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें फर्स्ट ग्रेड से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये आपको हेल्पफुल भी रहेगी, 11th-12th के बच्चों को हेल्पफुल रहेगी, ताकि वो दूसरे सब्जेक्ट के साथ ज्योग्राफी को रिलेट करके पढ़ सकें। को रिलेशन से ये फायदा होता है कि हमें जो है वो कुछ एक चीजें पहले से पता होती है, तो हम क्या करते हैं उसके प्रति थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं। तो फिर क्या उसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट बिल्ड होता है हमारे ज्योग्राफी के अंदर। ठीक है, तो आपकी नींव के जैसा काम करेगी। जैसे कि हम जब घर बनाते हैं तो हम नींव का पत्थर रखते हैं ना, तो उसी तरीके से ये आपके लिए पत्थर का काम करेगी, नींव का काम करेगी। अब आगे एक शाखा है प्रादेशिक उपागम के आधार पर, वो भी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। शाखा है प्रादेशिक उपागम के आधार पर। ये प्रादेशिक अध्ययन यानी क्षेत्रीय अध्ययन करना। फिर है प्रादेशिक विकास, प्रदेशों का विकास कैसे हुआ। फिर प्रादेशिक विश्लेषण यानी प्रदेशों का विश्लेषण करना। और फिर उनके लिए प्रादेशिक योजनाएं बनाना। ठीक है, प्रादेशिक अध्ययन तथा क्षेत्रीय अध्ययन में क्या आता है, स्थूल प्रादेशिक अध्ययन, मध्य प्रादेशिक अध्ययन या सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन, यानी बड़े लेवल पे, थोड़े मीडियम लेवल पे और सूक्ष्म लेवल पे प्रदेशों का अध्ययन। ठीक है, फिर प्रादेशिक विकास, विकास की अवस्थाएं होती है, उसके अकॉर्डिंगली फिर प्रादेशिक विश्लेषण। प्रादेशिक विश्लेषण है प्रदेशों का विश्लेषण करना, कि प्रदेश किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, कैसे हैं, क्या है। और फिर है प्रादेशिक योजनाएं, इसमें है जाती है देश ग्रामीण योजनाएं तथा शहरी योजनाएं। ग्रामीण योजनाएं आ जाती है और शहरी योजनाएं, ग्रामीणों का विकास कैसे करना है, शहरों का विकास करना है कैसे करना है। तो ये एक भूगोल की उप शाखा के रूप में भी है। इसमें से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, बट बनने के चांसेस भी है, तो आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिएगा। सो आई होप स्टूडेंट आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहा होगा और आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो मैंने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अगर आप कहेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एमसीक्यूज भी लेकर आ जाऊंगी, चैप्टर के एमसीक्यूज भी लेकर आ जाऊंगी। और मैंने जो एमसीक्यूज आपको इस वीडियो में दिखाए हैं वो आप एक बार जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आपको इस वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और थोड़ा सा मोटिवेटेड कीजिएगा ताकि मैं और वीडियो बना सकूं। तो थैंक यू।